मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को एक साथ नमस्कार। मैं प्रताप बहादुर, आप देख रहे हैं भास्कर 10 PM चैनल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भास्कर 10 प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसका इस बार नाम भास्कर 10 GK ओलंपियाड हो जाएगा, उसका दूसरा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। पहला वीडियो बनाया जा चुका है, दूसरा वीडियो है जिसमें इतिहास, भूगोल, कृषि, अंग्रेजी और गणित के प्रश्न रहेंगे। जिसमें भूगोल से हम पहले शुरू करते हैं। भूगोल में सबसे पहले सूर्य से ग्रहों के निर्माण से संबंधित प्रश्न रहेंगे। अब इसकी विस्तृत व्याख्या, जैसे अनेक सिद्धांत दिए गए हैं ग्रहों के निर्माण से। सर्वमान्य सिद्धांत यह है कि सूर्य से सभी ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आदि ग्रह हैं। जो सूर्य है वह हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ गुना दूर है और वह हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और उसका तापमान जो हमारी पृथ्वी पर आता है वह 1/12वां हिस्सा आता है। यदि अपने तापमान का 100वां हिस्सा आ जाए तो वर्तमान ताप के 1 करोड़ गुना तापमान बढ़ जाएगा। सोचिए कि वर्तमान जितना तापमान है उसमें 4-5 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो आप रह नहीं पाते हैं, लेकिन 1 करोड़ गुना अगर बढ़ जाए तो सोचिए क्या स्थिति होगी। पृथ्वी धुएं की तरह जल करके उड़ जाएगी। हम सूर्य के रहमो करम पर जीवित हैं। सूर्य से ही ग्रहों का विकास हुआ, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। इसकी विशेषताएं, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, इस तरह के प्रश्न बनेंगे। तो सबसे गर्म कौन सा है, इवनिंग और मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं, वो शुक्र को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं, विकल्प में सभी ग्रहों का नाम रहेगा, 4 एक सही रहेगा। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं, इसमें सभी ग्रहों का नाम रहेगा, 4 एक सही रहेगा। तो नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, जो यहाँ जल है इसके कारण कहते हैं 71% जल पृथ्वी पे पाया जाता है लगभग। अब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है पता है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहते हैं, बृहस्पति है। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, विकल्प रहेगा, 4 एक सही रहेगा, सब गलत रहेगा। तो शनि के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। शनि का रंग किस तरह से है, शनि का रंग पीला है। हरा किसका है, अरुण का रंग हरा है। इस तरह से जो ग्रह हैं और ग्रह की विशेषताओं से प्रश्न रहेंगे। इसके बाद वायुमंडल से प्रश्न रहेंगे। पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का घेरा है उसे वायुमंडल कहते हैं, जिसमें बुध, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल जो है, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल है। आंधी, तूफान, गर्जना यह किस मंडल में होता है, यह क्षोभ मंडल में। सारी मौसमी क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। जो पराबैंगनी किरणें, सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, अगर पृथ्वी पर आ जाए तो कैंसर फैल जाए, अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाएं, उसको कौन रोकता है, ओजोन परत रोकती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है।
जो आप लोगों हवाई जहाज देखे होंगे, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है? क्षोभ मंडल, सप्तम मंडल, अयन मंडल, बहिर्मंडल। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ता है, क्षोभ मंडल में नहीं उड़ता। बहुत व्यवधान आते हैं। जो रेडियो तरंगे लौट कर आती हैं, किस मंडल से लौट कर आती हैं? वह आयन मंडल से लौट कर आती है। इस प्रकार से वायुमंडल से महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। इसके बाद पृथ्वी पर जीवन का विकास। पृथ्वी पर जीवन के विकास को 5 महाकल्पों में बांटा गया है। प्री कैम्ब्रियन युग, कैम्ब्रियन युग, पेलियोजोइक युग, मेसोजोइक युग, सेनोजोइक युग, नियोजोइक युग। प्री कैम्ब्रियन में अरावली पर्वत या प्राचीन पर्वतों का, नदी, पहाड़, पर्वत, झील, झरने का निर्माण हुआ। कैम्ब्रियन युग में एक कोष की जीवों, कोयला आदि का निर्माण हुआ। एक कोष की जीव का विकास हुआ। पेलियोजोइक में मछलियों आदि का विकास हुआ। मेसोजोइक युग में आर्कियोप्टेरिस, घड़ियाल और डायनासोर, मगरमच्छ आदि, कछुआ आदि जो जीवों का विकास हुआ। सेनोजोइक में जो दूध पिलाने वाले जीवों का विकास हुआ और नवीन मोरदार पर्वत का विकास हुआ। एटलस, अल्पासराकिस, हिमालय आदि पर्वतों का विकास हुआ। नियोजोइक युग में उड़ने वाले जीवों का विकास हुआ। जो वर्तमान मानव है उसका विकास हुआ। इस प्रकार से जो पृथ्वी पर मानव विकास के क्रम को 5 महाकल्पों में, इरा में बांटा गया। इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मानव जीवन का विकास को कितने महाकल्पों में बांटा गया, कितने इरा में बांटा गया। अक्षांश देशांतर से आपसे प्रश्न हो सकते हैं कि भारत का मानक समय कितना है? 82.5 अंश। पूर्वी देशांतर जो है भारत का मानक समय है। 66 अंश अक्षांश पे क्या है? वर्ष जमी रहती है। मानक जो है ग्रीन मीन टाइम कितने पर है? 180 देशांतर पर है। 23.5 अंश अक्षांश पर क्या है? कर्क रेखा है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अंश क्या है? मकर रेखा है। इस तरह से आपसे अक्षांश देशांतर से प्रश्न हो सकते हैं। महाद्वीप महासागर से प्रश्न हो सकते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सभी महाद्वीपों का नाम दिया रहेगा। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। काला महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहते हैं। इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। महाद्वीपों से प्रश्न हो सकते हैं। कंगारू कहाँ का है? कीवी कहाँ है? इस तरह से रोचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहां पर किस चोटी की ऊंचाई सबसे अधिक है? एवरेस्ट की है, 884 मीटर। किस गर्त की, महासागर में समुद्र की गहराई सबसे अधिकतम गहराई कहाँ है? वो प्रशांत महासागर में। जिस तरह से एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 है, उसी तरह से महासागरों में जो समुद्र है उनकी गहराई भी नापी गई है। सबसे गहरा गर्त कितने किलोमीटर का है? 11 किलोमीटर का है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेरियाना ट्रंच या मेरियाना गर्त। भारत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। सबसे जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है। सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की है। सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? राजधानी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ का है? राजधानी है। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर्यटन स्थलों से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुल्लू मनाली किसमें है? किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। कुफरी किसमें है?
हिमाचल प्रदेश में है। ऋषिकेश मसूरी कहाँ है? उत्तरांचल में है। दार्जिलिंग किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। ऊटी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। पंचमढ़ी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। इस तरह से पर्यटन स्थलों से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको रबी खरीफ जायद से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रबी खरीफ जायद से कि रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, चना, मटर, सरसों कौन सी है? तो सभी है। गेहूं के साथ बोए जाने वाली फसलें रबी है। खरीफ, खरीफ भूसी, जिसमें भूसी निकले, जैसे धान। धान के साथ जितनी फसल बोई जाती है वह जो है खरीफ की फसल है। जायद की, जिसमें पानी बड़ा निकलता है, जायद जल वाली फसल, जैसे खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि, ये है फसल है जायद की। क्रांतियों से, कृषि की क्रांतियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लाल क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, काली क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति टमाटर और जो है मांस से, पीली क्रांति सरसों से, नीली क्रांति मछली से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से, श्वेत क्रांति दुग्ध से, आदि से पूछे जा सकते हैं। अभयारण्य से पूछे जा सकते हैं। रिया पार्क से पूछे जा सकते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तरांचल में है। जिम कार्बेट कहाँ है? नैनीताल में है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। मानस कहाँ है? आसाम में है। सररसिका रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? राजस्थान में है। घट प्रभा कहाँ है? रंगाथिट्टू कहाँ? कर्नाटक में है। इस तरह से आपको अभयारण्य से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और भारतीय कृषि में भारत जो विकसित देश है वहाँ कितने % खेती होती है? 0 से 15% लोग खेती करते हैं। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क कितने % लोग खेती करते हैं? वहाँ 0% खेती करते हैं। 0% लोग खेती करते हैं, लेकिन वो विकसित राष्ट्र है। भारत में कितने % लोग खेती करते हैं? किस पर आधारित? 65% लोग कृषि पर आधारित है। कितने दुर्भाग्य की बात है। और भारत में जो धन का विभाजन है वो किस प्रकार से है? भारत में कुल धन का 99% धन किनके पास है? कितने % लोगों के पास है? 1% लोगों के पास है। 99% जो धन है भारत का 1% लोगों के पास है। और 1%, मात्र 1% धन 99% जनता के पास है। 99% जनता के पास केवल 1% धन है। कितनी विडंबना की बात है। और भारत में किसानों की गरीबी का कारण क्या है? किसानों की गरीबी का कारण है अधिक लागत लगना। कृषि में अधिक लागत लगता है और उनको आय कम होती है, एक बात। और मौसम की मार किसानों को सहना पड़ता है। समान स्थिति में गर्मी, ठंडी, बरसात, समान स्थिति में व्यवसायी को अधिक से अधिक लाभ होता है और किसानों को अधिक से अधिक घाटा होता है। प्यारे बच्चों, इसको बहुत ही समझने की बात है कि जब अधिक गर्मी पड़ती है तो जो किसान है उसका जो गेहूं, धान, जो भी है, मक्का, वो सूख करके पुआल बन जाता है। उसके खेत में कुछ नहीं होता। लेकिन व्यवसायी को जितनी गर्मी पड़ेगी उतना अधिक लाभ होता है। रूह अफ़ज़ा, ठंडा, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, AC, फैन, तमाम प्रकार की ऐसी गाड़ियां उस वह कंपनी में बनती हैं और
बेचता है व्यवसायी माला माल होता है। और ठंडी में इस तरह से, ठंडी में किसान का आलू प्याज धनिया मिर्च कपास रेशम सबको पाला मार जाता है और सत्यानाश हो जाता है। लेकिन व्यवसायी का स्वेटर, कंटोप, हैट, पैंट, ब्लोवर, हीटर, अनेक प्रकार की चीजें, कंबल, आज चीजें कंपनी में बनती हैं और व्यवसायी बेचता है, माला माल होता है। बरसात में किसान के खेत में 2 फुट पानी लग जाता है, सारा किसानी नष्ट हो जाती है, खेती नष्ट हो जाती है और रोता है। और व्यवसायी तिरपाल, पंपिंग सीट, होंडा पंप, प्लास्टिक के जूते, चप्पल, छाता, रेनकोट, टुल्लू पंप, ट्रैक्टर, चैन, तमाम प्रकार की चीजें कंपनी में बनती हैं, व्यवसायी बेचता है और वो मालामाल होता है, किसान का सर्वनाश हो जाता है। अनुकूल स्थिति में किसानों के खेत में 1 गुना से लेकर 10 गुना ज्यादा पैदा हो जाता है। जब ज्यादा पैदा हो जाता है तो उसके खेत में सड़ता है, बाजार में सड़ता है, कोल्ड स्टोर में सड़ता है और उसको भाव नहीं मिलता। इस प्रकार से गर्मी, ठंडी, बरसात चारों मौसम में उसे मौसम की मार सहना पड़ता है, इसलिए किसान गरीब होता है। जबकि विकसित राष्ट्रों में वह तकनीकी का विकास करते हैं और तकनीकी के विकास के कारण किस पर आधारित कम होती है और वह तकनीकी का विकास करके अन्य देशों में व्यवसाय करते हैं और समृद्धशाली बनते हैं। इस तरह से वह अमीर देश और अमीर देश बनते चले जा रहे हैं। और अगर कृषकों को अपना लाभ लेना है तो उसका व्यवसायीकरण करें। जो आलू प्याज धनिया मिर्चा टमाटर पैदा करते हैं उससे चाट की अगर दुकान है तो गांव से लेके शहर तक, होटल है तो गांव से लेके शहर तक उनका हो, दूध है तो दूध गांव के दूध से बनी चीजें गांव से लेके शहर तक उनकी हो, तब किसान समृद्धशाली हो सकेंगे। इस तरह से आपको कृषि से विशेषांक प्रश्न रहेंगे, इतिहास से प्रश्न रहेंगे आपको। इतिहास का प्रारंभ पाषाण काल से होता है, 25 लाख ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक। इस काल में मनुष्य आदि मानव था, वह कच्चा मांस खाता था और जानवरों की खाल पहनता था, तालाब का गंदा पानी पी के गुफा में सोया करता था, पत्थरों से शिकार करता था। इस तरह से जो है फिर आगे चल के आग की खोज हुई, चक्के का आविष्कार हुआ, फिर आता है सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। सबसे पहले सभ्य मानव सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। इस समय मनुष्य भोजन पकाकर खाने लगा, वस्त्र पहनने लगा, मकान में रहने लगा, साफ पानी पीने लगा। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं और मोहनजोदड़ो में नर्तकी मिली है। इस तरह से बहुत स्थल है। लोथल है, लोथल में गुजरात में बंदरगाह मिला है, राजस्थान में रोपड़ है, कालीबंगा है। आज अनेक स्थल खोजे गए और यहाँ से अनेक चीजें मिली, जिससे स्पष्ट होता है कि इस समय मनुष्य सभ्य हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल में वेदों की रचना होती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिए आते हैं। इस समय भाषा संस्कृत थी। वैदिक काल के बाद हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश आते हैं और इसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय होता है। जैन धर्म के संबंध में है कि 599 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म होता है और कहीं कहीं जो है 563 483 माना जाता है। 563 जन्म हुआ, 483 में उनकी मृत्यु हुई। और
वैशाली में जन्म हुआ, पावापुरी में मृत्यु माना जाता है। और इसके बाद अयन जन्मों उसके बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, कहाँ कहाँ है। और गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि 540 468, 540 में जन्म होता है, 468 में मृत्यु होती है। और इनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है, कुशीनगर में मृत्यु होती है। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, बेटे का नाम राहुल था। और 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग इनके सिद्धांत हैं। और अपदीपो भव इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अपने ज्ञान से बिना विचार करके कोई बात मानना नहीं चाहिए, अपना बुद्धि अवश्य लगाना चाहिए। इस तरह से जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उद्भव विकास होता है। फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करते हैं, जो बृहद्रथ की हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना करते हैं। सम्राट अशोक भारत में ही पूरे विश्व में लगभग जो धर्म फैलाते हैं, बहुत से स्थापत्य का निर्माण करते हैं, स्तूपों का निर्माण करते हैं और शिलालेखों का निर्माण करते हैं, बहुत सी चीजों का निर्माण करते हैं। यह माना जाता है कि 84,000 बौद्ध स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग ने ध्वस्त कर दिया और बौद्ध मठों को गिरा दिया, 84,000। और उन्हीं के स्थान पर 84,000 जो बौद्ध स्थल गिराए गए, उन्हीं के स्थान पर जो है आगे चल के मंदिरों की स्थापना होती है। इसके बाद शुंग सातवाहन यमन से पहला कुषाण गुप्त काल आता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका हर्षवर्धन का काल आता है। हर्षवर्धन ने विद्वान थे, उन्होंने नाटक लिखा, नागद रत्नावली प्रदर्शिका। फिर राजपूत काल आता है, फिर सल्तनत काल आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार बनाते हैं, लेकिन इल्तुतमिश वो पूरा करते हैं। इस्लाम के आगमन के बाद जितने मंदिर थे मंदिर जो थे धन का केंद्र हो गए थे, और इस्लाम का आगमन के बाद मंदिरों को तोड़ दिया जाता है और धन लूट लिए जाते हैं और रक्त रंजित कर दिया जाता है भारत को। फिर आगे चल करके ये मुगल काल में और हिंसा बढ़ती है। अकबर ने आगरा, इलाहाबाद, लाहौर का किला बनाते हैं, आदि स्थापत्य का निर्माण करते हैं। शाहजहां ताजमहल का निर्माण करते हैं। इस तरह से सल्तनत काल में मंदिरों के स्थान पर या मुस्लिम के युग में मंदिरों का स्थान पर मस्जिद बनाए जाते हैं। अंग्रेज आते हैं, जो है बक्सर का युद्ध, आज जो है आज अनेक युद्ध लड़ते हैं और भारतीयों को पराजित करते हैं, और फिर वह भी मस्जिद को तोड़ करके अपना चर्च का निर्माण करते हैं। फिर बहुत सालों तक, 200 सालों तक राज करते हैं। फिर गांधी, नेहरू, टैगोर, पटेल, अंबेडकर का युग आता है और भारत के वीर सपूत इन अंग्रेजों को भगाते हैं और फिर चर्च के स्थान पर मंदिर मस्जिद बनाए जाते हैं। और भारत अनेक सूबे में बटा था। स्वतंत्रता के समय 565 रियासतों को सरदार पटेल एक करते हैं।
बी आर अम्बेडकर अनेक देशों की अच्छाइयों को लेकर भारतीय संविधान बनाते हैं और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। धीरे धीरे भारत का विकास होता है। इस तरह से इतिहास से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बात से एक प्रश्न उठता है कि भारत में या विश्व में सुख शांति समृद्धि की कैसे स्थापना हो सकती है? धर्मों के माध्यम से या हिंसा से या कत्लेआम से या व्यवसाय बढ़ाकर या शिक्षा पर खर्च करके? तो शिक्षा सभी विकास की, सर्वांगीण विकास की जननी जो है शिक्षा है। तो शिक्षा पर धन खर्च करके भारत एवं विश्व में सुख शांति समृद्धि की स्थापना की जा सकती है। एक विद्वान का कथन है कि सबका मालिक एक है, वह है सूर्य। सूर्य शक्ति का मूल स्रोत है। सूर्य से ही सभी ग्रहों और हमारी प्रकृति का निर्माण हुआ। सूर्य से ही सजीव निर्जीव का अस्तित्व है। सूर्य के बिना कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। सूर्य ईश्वर नहीं है, लेकिन सूर्य से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। जो हम आलीशान जिंदगी जी रहे हैं उसका निर्माता सूर्य एवं मनुष्य स्वयं है, कोई अन्य अदृश्य शक्ति नहीं। तो वास्तव में सूर्य शक्ति का मूल स्रोत है। इस तरह से प्रश्न रहेंगे। अब गणित में बीजीय व्यंजक से लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, समीकरण चर में लाभ हानि प्रतिशत आदि अनेक चीजों से प्रश्न रहेंगे। और अंग्रेजी में भी ढेर सारे प्रश्न बच्चों, जहाँ तक इस परीक्षा को लेकर के इंग्लिश विषय का सिलेबस की बात है, तो उसमें भाषा संबंधी, लैंग्वेज संबंधी चीज़ें रहेंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेगा, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक, आर्टिकल्स के भी प्रयोग आ सकते हैं, और इसके साथ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कुछ स्पेलिंग कंप्लीट करने के लिए भी होगा। और इसके साथ साथ आपको मिलेगा कुछ ट्रांसलेशन, जो कि बहुत ही सरल स्तर से दिया जाएगा कि बच्चों की परख क्या है। तो अंत में कंक्लूड करेंगे हम कि आपको लैंग्वेज संबंधी नॉलेज होना चाहिए और पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा ट्रांसलेशन का नॉलेज होना चाहिए, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होना चाहिए। दैट्स ऑल।